नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे कंटेंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी साहित्य मॉडल पेपर 6 है और सोल्व करेंगे। इससे पहले 5 मॉडल पेपर हमने सोल्व कर लिए हैं। अगर उन वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखिएगा और प्ले लिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 टू 12 को ज्वाइन जरूर करिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ताकि ये पीडीएफ आपको आसानी से उपलब्ध हो और आप इसको पढ़ सकें। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस पेपर को और देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका जो पेपर है वो बन करके आएगा, यानी लगभग इसमें से जो 70 से 80% तक प्रश्न है जो हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जो ये 10 पेपर है इन मॉडल पेपरों को अच्छी तरीके से देख करके जाइएगा, पढ़िएगा, ताकि इससे आपके एग्जाम में बहुत फायदा है जो आपको होने वाला है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जहाँ पर पहला हमारा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, शेर लघु कथा के माध्यम से लेखक ने किसके ढोंग पर प्रहार किया है? सुविधाभोगियों के, छंदम क्रांतिकारियों के और अहिंसावादियों के और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, यानी शेर लघु कथा के माध्यम से जो लेखक ने ढोंग पर प्रहार किया है वो क्या सुविधाभोगियों के, अहिंसावादियों और छंदम क्रांतिकारियों के, यानी सभी के पर यहाँ पर इन्होंने ढोंग का जो प्रहार किया है। दूसरा क्वेश्चन है, कश्मीर में बातों ही बातों में नेहरू जी की धर्म के बारे में किससे बहस छिड़ गई थी? तो यहाँ पर शेख अब्दुल्ला से, फारूक खान से, रामेश्वरी नेहरू से और लेखक से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रामेश्वरी नेहरू से। अगला हमारा तीसरा सवाल है कि जानहु सेज ह्यूं चल, बूढ़ी पंक्ति में नागमती की सेज कैसी हो गई? जैसे हिमालय में बिछाई हो, विरह समुद्र में डूब गई हो, विरह अग्नि में जल गई हो और मानो बर्फ से ढह गई हो। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा मानो बर्फ से ढह गई हो। अगला चौथा सवाल है, पुराने शहर की जीभ किरकिराने का आशय है। धूल के कारण जीभ किरकिरी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूप में जो लोग कुलबुलाते हैं, आदि से मुंह में धूल जाने से दांत किरकिरे और गरीबी के कारण जीभ किरकिरी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बे ऑप्शन, यानी ये जो बे ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा दूसरा, यानी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो धूम है, धूम में जो लोग कुल बुलाते हैं, यही जो पुराने शहर की जीभ किरकिराने का आशय हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है, आज के नियोजकों और इंजीनियरों ने तालाबों को क्यों भर जाने दिया है? पानी को नदी नालों में बहाने के लिए, जमीन के पानी को पाताल से निकाल लिया, आज के ज़माने में तालाबों का कोई महत्व नहीं और पानी को संचित करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा, यानी बे जमीन के पानी को पाताल से निकाल लिया है। फिर है छठा सवाल, बेरों की पत्नी सुबह की बेरों की जो मार के डर से कहाँ छिप जाती है? जगदर के घर में, बगीचे में, जंगल में, सूरदास की झोंपड़ी में। तो यह जो जंगल में छुप जाती हैं, यहाँ पर छह ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर सातवां सवाल है, कौन सांप सांप की प्रजाति नहीं है? कौन सा सांप सांप की प्रजाति नहीं है? डोहड़ा, मजगिदवा, सरीपा, बटिहा। तो यहाँ पर जो हमारा बे ऑप्शन है सातवें क्वेश्चन का, तो वो करेक्ट हो जाएगा मजगिदवा है जो सांप की प्रजाति नहीं है। बाकी डोहड़ा, सरीफा और बटिया ये सांप की प्रजातियां हैं। फिर आठवां सवाल है, आज की सभ्यता इन नदियों को क्या बना रही है? धार्मिक स्थल, कृषि के लिए उपयोगी, गंदे पानी के नाले, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आठवें का आंसर हो जाएगा गंदे पानी के नाले है जो आज की सभ्यता इन नदियों को बना रही है। क्या बना रही है? सभ्यता है जो आज की सभ्यता वो नदियों के पानी को गंदे नाले बना रही हैं। फिर है, नाटक में कितने अंक होने चाहिए? 3, 1, 2, 4। तो नाटक में कितने अंक होने चाहिए? नाटक के अंदर अंक होने चाहिए 3। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला 10वां सवाल है, समाचार माध्यमों में
काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पर संपादकीय, फीचर, स्तंभ और पत्रकारीय लेखन। समाचार माध्यमों के में जो काम करने वाले पत्रकार होते हैं, वो अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक जो सूचनाएं पहुंचाते हैं, जो लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संपादकीय, फीचर और स्तंभ, पत्रकारीय लेखन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यानी पत्रकारीय लेखन। मोस्ट सवाल है। फिर है विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को क्या कहा जाता है? तो ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को रिपोर्टर, विशेष संवाददाता, संपादक या संवाददाता। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर वह ऑप्शन है 11वें का विशेष संवाददाता हो जाएगा। फिर है इंट्रो में कितने ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जानी चाहिए? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इंट्रो में कितने ककारों को आधार बनाकर खबर है जो लिखी जानी चाहिए? 3 या 4, 1 या 2, 2 या 3, 4 या 5। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 या 4 ककारों का जब प्रयोग करके उनको जो इंट्रो में खबर है लिखी जाती है, उसको 3-4 शब्दों यानी ककारों का प्रयोग करके इस खबर को लिखा जाना चाहिए। फिर हमारा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित उत्तर से कीजिए। जहाँ पर पहला हमारा रिक्त स्थान है माधुर्य गुण रिक्त स्थान, फिर में वर्णों की अधिकता होती, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा अनुनासिक। फिर है दूसरा रिक्त स्थान जहाँ वाक्य रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है, वहाँ पर कौन सा दोष होता है? तो वहाँ पर होता है न्यून पद दोष। फिर है अनुस्वार युक्त वर्ण माना जाता है। अनुसार युक्त जो वर्ण माना जाता है वो माना जाता है गुरु यानी लघु बड़ा जो गुरु माना जाता है, जिसकी मात्रा इस प्रकार से मानी जाती है। फिर है अगला हमारा सवाल रिक्त स्थान यानी रिक्त स्थान दिया पहले, तो यहाँ पर हमारा रिक्त स्थान भर दिया जाएगा कि द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में कर्मश नगण भगण तगण रगण होता है। फिर अगला 5वां रिक्त स्थान हमारा काव्य में शब्द और अर्थ का वैचित्र्य फिर रिक्त स्थान दिया है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के अंदर हमारा आंसर हो जाएगा अलंकार यानी काव्य में शब्द और अर्थ का जो वैचित्र्य अलंकार है। फिर है अमूर्त भावों का मूर्तिकरण करने पर मानवीकरण अलंकार होता है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आ जाएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो अलंकार की परिभाषा है वो क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला सवाल है तीसरा जो हमारा अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो गद्यांश दिया गया इसको पढ़ करके हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है पहला इस गद्यांश का कि हमारे देश को आज कैसे नागरिकों की जो जरूरत है, नागरिकों की जरूरत है। तो हमारे देश को आज ऐसे नागरिकों की जरूरत है जो ईमानदार, कर्तव्य परायण और परिश्रमी हो, जो देश के गौरव के अनुकूल आचरण करने वाले हो। दूसरा सवाल है हमारा इस गद्यांश का, देश की उन्नति के लिए आज के विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? आज के विद्यार्थियों को निरंतर जागरूक रहकर सामाजिक जीवन के परिवर्तनों और प्रगति में योगदान करना चाहिए। और तीसरा सवाल है विद्यार्थी देश का सुनागरिक कैसे बन सकता है? विद्यार्थी है जो देश का सुनागरिक कैसे बन सकता है? तो विद्यार्थी दुर्गुणों से दूर रहकर ईमानदारी, कर्तव्य परायणता और परिश्रम आदि गुणों को अपना करके क्या है वो सुनागरिक बन सकता है। फिर अगला सवाल है हमारा आज जो विद्यार्थी हैं वह देश के भविष्य का क्या होगा? तो यहाँ पर आज जो विद्यार्थी हैं वही भविष्य में देश का सुनागरिक एवं समाज का कर्णधार होगा। फिर अगला हमारा 5वां सवाल है आज के समाज में कौन कौन सी विसंगतियाँ जो व्याप्त हैं, या आज के समाज में जो चोरी, रिश्वतखोरी, कपट, विश्वासघात, भ्रष्टाचार, गबन, घोटाले आदि जो असंख्य विसंगतियाँ हैं, जो बुराइयां हैं, वो हमारे समाज के अंदर व्याप्त हैं।
फिर अगला सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक हमारा हो जाएगा सामाजिक प्रगति एवं विद्यार्थी या फिर विद्यार्थी के कर्तव्य। फिर चौथा सवाल है, अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर ये जो पद्यांश है दिया गया, जैसे यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मेरी भूमि तो है पुण्य भूमि वह भारती, सो नक्षत्र लोक करे आपके आके आप आरती, नित्य नए अंकुर असंख्य वहाँ फूटते, फूल झड़ते हैं फल पकते हैं टूटते, सुर सरिता ने वहीं पाई है सहेलियाँ, लाखों अटखेलियाँ करोड़ों रंगरेलियाँ, नंदन विलासी सुर सुरबंद बहुवेशों में, करते विहार हैं हिमाचल प्रदेशों में, सुलभ यहाँ जो स्वाद उसका महत्व क्या, दुख जो न जो हो तो फिर सुख में है सत्व क्या, दुर्लभ जो होता है उसी को हम लेते लेते हैं, जो भी मूल्य देना पड़ता है वही देते हैं, हम परिवर्तनमान नित्य नए हैं तभी ऊब ही उठेंगे कभी एक स्थिति में सभी, रहता परम पूर्ण परपूर्ण है हमारा रंगमंच भी, रुकता नहीं एक लोक नाट्य कभी रंगमंच भी। तो ये जो एक पद्यांश दिया गया, इससे रिलेटिव हमारे जो क्वेश्चन है इसके आंसर देख लेते हैं। जहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा कि कवि ने पुण्य भूमि किससे और क्यों कहा है। तो कवि ने पुण्य भूमि है जो भारत भूमि को कहा है, और क्योंकि वहाँ आकर सैकड़ों जो नक्षत्र लोग हैं नक्षत्र लोग उसकी जो आरती उतारते हैं। फिर हमारा सवाल है अगला, हिमाचल प्रदेश की क्या विशेषता बताई गई है। तो हिमाचल प्रदेश की इसमें विशेषताएं बताई गई है, देखिए कि पेड़ पौधों व लताओं पर नए जो अंकुर फूटते हैं, फल फूल आते हैं, और वहाँ पर कई छोटी बड़ी जो नदियाँ बहती है, अनेक वेशभूषा के जो लोग वहाँ पर देवगणों के समान निवास करते हैं। फिर हमारा तीसरा सवाल है, दुख जो न हो तो फिर सुख में सत्व क्या, इस कथन का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, सांसारिक जीवन में दुखों का सामना करने पर जब सुख मिलते हैं तो उनका महत्व ज्ञात हो जाता है। सुख का सार दुखों से उबरने पर ही महसूस होता है। फिर हमारा अगला सवाल है, पृथ्वीवासियों को नित्य नए क्यों कहा गया है। तो इस धरती पर हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं। जीवन सदा गतिशील बना रहता है और वह कभी रुकता नहीं है। इसी परिवर्तनशीलता से पृथ्वीवासियों को नित्य नए कहा गया है। हम कौन सी वस्तुएं लेते हैं और क्यों। तो हम जो दुर्लभ वस्तुओं की खोज करते हैं क्योंकि सुलभ तो आसानी से मिल जाती है, और दुर्लभ वस्तुएं जो मूल्यवान होती है। अगला सवाल है, यहाँ का रंगमंच कैसा है। तो यहाँ का रंगमंच हमेशा खुशियों से भरा पूरा रहता है, जो कभी रिक्त नहीं होता है। खंड ब, जिसमें हमारे 40 शब्दों के आंसर हमें देने हैं। जहाँ पर पांचवा सवाल है हमारा, जहाँ धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, वहीं धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विकास एवं विस्तार का द्योतक है। तर्क सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, धर्म का उद्देश्य है जो मानव मात्र का हित करना है। क्या है धर्म का उद्देश्य? धर्म का उद्देश्य है जो मानव मात्र का क्या करना, हित करना है। और लेकिन जब वह धर्म मुट्ठी भर लोगों के बीच सीमित रह जाएगा तो धर्म में से वो लोग हैं जो वंचित वंचित लोगों को वह लाभ नहीं मिलेगा, और धर्मानुसार आचरण करने से उनका जो चरित्र विकास है वो रुक जाएगा। नैतिकता, समाज की मर्यादा तथा सदाचरण की जो विचारधारा है वो भी क्या है, वो रुक जाएगी। इसलिए धर्म से ही आम आदमी के चरित्र को और व्यक्तित्व का जो विकास ही संभव है। फिर 6 नंबर सवाल है हमारा, जनता राज्य की स्थिति की ओर आंखें बंद कर लें तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका कि यदि जनता राज्य की ओर से आंखें बंद कर लें तब तो राज्य करने वाले अपनी मनमानी करेंगे। राज्य में
अन्याय एवं अत्याचार है जो बढ़ेगा और जन कल्याण के जो काम है वो नहीं हो पाएंगे और राज्य के लोगों की जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी और सिर्फ सत्ताधारियों का स्वार्थ ही पूर्ण होगा। अगला 7वां सवाल है हमारा, कवि ने चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को क्यों कहा? तो कवि ने यह इसलिए कहा कि वीर्य के बाद मिलन भारतीय परंपरा है और वीर्य की प्रबलता होने पर भी नायिका से मिलन की आशा समाप्त नहीं होती और इसी से उसके प्राण नायिका के संदेश के इंतजार में ही रुके हुए हैं। अगला 8वां सवाल है हमारा, मेरी आशा है बावली तूने तो खो दी सकल कमाई पंक्ति के आधार पर देव सेना की मनोव्यथा चित्रण कीजिए। तो प्रेमी स्कंदगुप्त द्वारा पहले तो उपेक्षा करने तथा बाद में प्रेम का प्रस्ताव रखने से देवसेना अत्यधिक है जो व्यथित होकर सोचने लगी कि जीवन भर जिस सुख की आशा लगा रही वही आज सामने होकर भी खो दी। इसलिए आशा को बावली कहा। जब प्रेम नहीं पाया था तब पाने की आशा थी और जब मिला तो उसे ठुकरा कर फिर भी आशा है। अगला सवाल है हमारा 9 नंबर, निद्रावश में भी उपचेतना जागती है सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर कथन को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर मनुष्य का अवचेतन जो मस्तिष्क जो नहीं सोता है वह निद्रा अवस्था में भी क्रियाशील रहता है। अनिष्ट की आशंका होने पर वह उसे सावधान कर देता है। सूरदास की झोंपड़ी में आग लगने पर सब लोग जो सो रहे थे परंतु आग की ज्वाला उठते ही उनकी अवचेतन ने उन्हें सावधान कर दिया था और सब जाकर आग बुझाने लग गए थे। अगला 10वां सवाल है, हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पग पग नीर की डग डग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हैं। ये कथन वर्तमान की किस समस्या को इंगित करता है? मोस्ट सवाल है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये कथन वर्तमान काल में हमारे देश में तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी के विकास में के कारण ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में जो जीवन पद्धति चली आ रही है उससे एक समस्या बताकर खाऊं उजाड़ू स्थिति को इंगित करता है। विकसित देशों से होड़ रखने पर जो जीवन पद्धति है वो अपनाई जा रही हैं और उससे हम निरे भोगवादी बन गए हैं और यह स्थिति हमारे लिए चिंतनीय है। अगला हमारा सवाल है, दुसह दुराजू परजानो का क्यों न बड़े दुख दंदु अधिक अंधेरो जग करत मिली माबस रवि चंदू। इस दोवे में प्रयुक्त अलंकार का जो नाम है और वो लक्षण लिखिए। तो इस दो के अंदर हो जाएगा दृष्टांत अलंकार और लक्षण हो जाएगा जहां पहले एक बात कही जाए फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए तो वहां पर उन दोनों में जो बिंब प्रतिबिंब भाव हो यहाँ पर वहीं क्या होता है दृष्टांत अलंकार होता है। यानी दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। तो उदाहरण जो यहाँ पर दिए गए पहले एक उदाहरण देकर के फिर उसी उदाहरण से जुड़ा रिलेटिव उदाहरण दूसरा उदाहरण दिया जाता है वहां पर क्या होता है दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहाँ दो राजाओं का शासन प्रजा के लिए कष्टकारी बताया गया है। जैसे ही अमावस को सूर्य और चंद्रमा की युति रहने से अधिक अंधेरा होता है और यहाँ दोनों वाक्यों में उपमेय उपमान तथा बिंब प्रतिबिंब भाव की है जो स्थिति है। फिर अगला हमारा 12वां सवाल है जहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कविता में चित्र भाषा का प्रयोग होना चाहिए क्यों? तो यहाँ पर कविता में जो चित्र भाषा का जो प्रयोग है होने से क्या होता है कविता है जो ज्यादा और अधिक जल्दी है जो समझ में आती है और क्योंकि जो चित्रों एवं बिंबों का प्रभाव है वो मन पर पड़ता है सीधा कहाँ पर पड़ता है मन पर और दृश्य बिंब यानी चित्र अधिक बोधगम्य होते हैं तथा जल्दी समझ में आते हैं। तट पर मुगलों की वृद्धाएं विधवाएं से तुरंत ध्यान सफेद रंग की साड़ी
ही पहने हुए विधवाओं पर जाता है। अर्थात शब्दों का जो चयन है, यदि चित्र रूप में हो तो कविता है जो जल्दी बोधगम्य होते, यानी अगर कोई कविता हो तो वो कैसी होनी चाहिए, चित्रमय होनी चाहिए, जिससे क्या है वो जल्दी समझ में आ जाए। जैसे ही उस अगर किसी वाक्य या शब्द का नाम लिया जाए तो वो सीधा उसका जो चित्रपट है वो सीधा मस्तिष्क के अंदर उसका छप जाए और समझ में आ जाए। फिर है फीचर में व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को कैसे उजागर किया जाता है। फीचर में व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को कैसे उजागर किया जाता है। तो फीचर का आंसर हो जाएगा हमारा कुछ गरीब लोगों कुछ करीबी लोगों और उनकी उपलब्धियों से वाकिफ विशेषज्ञों के दिलचस्प, आकर्षक और खास वक्तव्यों को उद्धृत करके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। अगला हमारा 14वां सवाल है जो है किन-किन क्षेत्रों में विशेष लेखन की ज़रूरत अधिक पड़ती है? तो जो लेखन की ज़रूरत पड़ती है वो खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, जीवन शैली और रहन-सहन जैसे विषयों में विशेष लेखन की है जो ज़रूरत पड़ती है। तकनीकी रूप से जटिल क्षेत्र और उससे जुड़ी घटनाओं और मुद्दों को समझाने के लिए विशेष लेखन की ज़रूरत पड़ती है। ये जो है हमारा विशेष लेखन की ज़रूरत इस इन इन कामों के अंदर पड़ती है। अगला हमारा वेरी मोस्ट सवाल है, वो है गोस्वामी तुलसीदास का साहित्य परिचय दीजिए। बहुत बार ये जो पेपर के अंदर पूछा जाता है और इसलिए ये जो क्वेश्चन है तुलसीदास जी का जो साहित्यिक परिचय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय, तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास महान समन्वयकर्ता लोकनायक थे। उनके द्वारा रचित रामचरितमानस धार्मिक सांस्कृतिक आदर्शों के कारण आज हिंदू समाज में श्रेष्ठ ग्रंथ की तरह पूजित मान्य हैं। इनकी अन्य रचनाएं विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, बर्वे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामलला, नेचु, रामायण प्रश्नावली ये इत्यादि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें सबसे अगर प्रसिद्ध रचना है तो वो है रामचरितमानस। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रामचरितमानस पुस्तक है, इनकी रचना है, जिसमें कितने कांडों का वर्णन किया गया है, कितने कांड बताए गए हैं। अगला हमारा 16वां सवाल है फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय लिखिए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अ, तो इसका फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय हो जाएगा हमारा। फणीश्वर नाथ रेणु हैं जो हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार और उपन्यासकार के रूप में चर्चित रहे हैं और अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण वे अंचलों की अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा को स्वयं से भोगते से लगते हैं और उन्होंने कहानी तथा उपन्यास के अलावा निबंध आदि विविध जो साहित्यिक विधाओं में और लेखन कार्य किया है। और रेणु जी की जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं वो इस प्रकार इनके उपन्यास हैं जो है मेला आंचल और प्रति परिकथा। और दूसरा कहानी संकलन जो है अग्नि ठुमरी, अग्निकोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये जो इनकी प्रसिद्ध कहानी संकलन हैं। फिर हमारा खंड 6 है जिसमें दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछे गए हैं जिनके आंसर हमें 60 शब्दों के अंदर लिखना है। जहाँ पर 17वां सवाल है हमारा कि भाग्य को किन किन उदाहरणों से भरत ने दोषी ठहराया और प्रस्तुत कीजिए। और यह दीप अकेला कविता में प्रयुक्त नवीन प्रतीकों के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। दोनों ही सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो हम यहाँ पर भाग्य को किन उदाहरणों ने से भरत ने दोषी ठहराया, तो इसको हम देख लेते हैं। भरत जी ने राम से बिछो को विधाता की क्रूरता को दोषी मानते हुए जंगली मोटा अनाज, काला घूंगा, सांप, बिच्छू आदि के उदाहरणों से भाग्य विधाता को दोष दिया है। उन्होंने कहा कि जैसा फूल होगा वैसा ही फल होगा। भाग्य विधाता ऐसा असहनीय दुख और किसे देगा। अर्थात माता कैकेयी के किए कर्मों का फल है जो मुझ पुत्र को ही मिलेगा और इसलिए राम से मेरा बिछो है जो हुआ है। अगला हमारा 18वां सवाल है गाड़ी पर सवार होने के बाद समधिया के मन में
कांटे सी चुभन का अनुभव हो रहा था। उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय सोचा? और अथवा में दिया है, जीना भी एक कला है। कुटज निबंध के आधार पर लेखक के विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हम जीना भी एक कला है, इसका आंसर देख लेते हैं। बाकी पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप आरबीसी क्लास 6 टू 12 में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, लेखक का कहना है कि सारा संसार अपने मतलब के लिए जी रहा है और संसार में जहाँ कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए हैं, किंतु लेखक ऐसा नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि स्वार्थ से बड़ी कोई बात अवश्य है जो जीने को प्रेरित करती है। सबको अपने में मिलाकर जीवन जीना ही कला है, और जिस प्रकार कुटज जी रहा है उसकी तरह जीना भी कला नहीं तपस्या है। तो दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको ज़रूर पढ़िएगा। आपका टाइम टेबल है जारी हो चुका है, 29 फरवरी से आपकी जो परीक्षा हैं वो शुरू हो रही है। तो यहाँ पर अगला हमारा 19वां सवाल है, वो है बिस्कोर की माटी पाट के कथ्य का विश्लेषण है जो कीजिए। और अथवा में अमेरिका की घोषणा कि वह अपनी खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेगा, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो हमारा जो आंसर है वो देख लेते हैं, बिस्कोर की माटी की पाठ का। तो यहाँ पर बिस्कोर की जो माटी है नामक पाठ विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा में अपना गांव नंगा तलाई का गांव का एक अंश है। इस पाठ में कथ्य का विश्लेषण इस प्रकार से किया गया है कि गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का चित्रण है। जो लेखक ने गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का सुंदर चित्रण किया है। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। विभिन्न ऋतुओं का वर्णन लेखक ने ऋतु परिवर्तन से गांव में होने वाली दिक्कतों का सजीव वर्णन किया है। माँ की ममता का चित्रण लेखक ने बतख के माँ रूप को देखकर माँ की ममता का जो है सजीव चित्रण किया है। स्त्री के प्रति किशोरपन में उपजे नैसर्गिक भाव का चित्रण लेखक ने 10 वर्ष की उम्र में करीब 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देखकर मन में उठे बसे भावों समयों में अमिट प्रभाव को अपनी मार्मिक अनुभूति का वर्णन किया है। अगला हमारा खंड दे जिसमें 20वां सवाल है, निम्नलिखित गद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या करनी। व्याख्या से रिलेटिव है 20वां और 21वां क्वेश्चन। तो हमारा अगला सवाल और 22वां सवाल हो जाएगा निबंध से रिलेटिव। तो किसी एक पर निबंध लिखना, 4 ऑप्शन में आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर निबंध आपको लिखना है। तो ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएगी। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपको इस चैनल पर संपूर्ण जो आपके 12th क्लास के ऑल सब्जेक्ट आर्ट्स के और जो होंगे वो उनके वीडियोज़ आपको अपलोड किए जाएंगे, मॉडल पेपर सोल्व करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से होंगे वो आपको इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको सोल्व करवाए जाएंगे। तो आप सभी लगातार हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी घर बैठे आसानी से अपने जो ये मॉडल पेपर है जो फ्री में देख सकें, और पीडीएफ है वो आसानी प्राप्त करके इनका जो फ़ायदा है वो उठा सकें और पेपर को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं और भी ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।